आप सभी का स्वागत है सक्षम रोज सोसाइटी के आज की सेशन में। जैसा कि आज का सेशन है डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन पे, और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया है, एंड नाउ वी आर यूजिंग 5G। एंड आप सभी के पास फोन से ग्रोसरी हो, चाहे मेडिसिन हो, या फोन खरीदना हो, या कुछ भी खरीदना हो, कूलर, एसी, फ्रिज, बस एक टैप अवे है। आप एक टैप कीजिए फोन के ऊपर, वो सब आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। एंड इसी ने हमारी लाइफ को काफी आसान भी बनाया है। नाउ वी आर ऑल्सो अटेंडिंग दिस सेशन ऑब्वियसली वर्चुअली, नॉट बाय फिजिकली वी आर जॉइनिंग दिस सेशन। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी लाइफ में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें तो कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं और कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। जैसा कि फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ, लोग के पास कोई अपना बन के कॉल आता है, या किसी क्लिक से कि आपको पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ऐसी चीजें होती हैं। या ये जो मार्केटिंग एप्स हैं जिनसे आप सामान खरीदने हैं, इनके अलग अलग कमर्शियल मेथड्स होते हैं जिससे आपको अट्रैक्ट किया जाता है उस चीज को बाय करने के लिए, इसकी आपको शायद जरूरत भी नहीं है। या आप जैसा कि ब्लिंकिट हो या जेप्टो हो, कुछ भी XYZ जो ई कॉमर्स की साइट्स हैं, यहाँ पर आप ब्लैक क्या बोलते हैं, वर्क ब्लैक का कह सकते हैं, एक स्टोर जो उनका होता है उसको कहा जाता है, तो उनका सही से वो नहीं है, उस पर छापे पड़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं। सो वी आर ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। सो फॉर दिस वी हैव विथ अस मिस्टर जैन अनवर सर। वेलकम सर। एंड नाउ ऑल्सो वी हैव विथ अस ज्योतिका कालरा मैम, विच इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। एंड इस सेशन को, जैसा कि आप जानते हैं, कि ये पॉडकास्ट मेथड में फॉरवर्ड में चलता है, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट जो कि ज्योतिका कालरा मैम है, वो क्वेश्चन पूछेंगी हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर जैन अवस्था से, और उसका वो जवाब देंगे। सो बिना वक्त गवाए, नाउ लेट टू इनवाइट मिस्टर मनीष जी फॉर द introduction of today's resource person and our president as well. Over to you, please. Thank you so much. Greetings to all. It gives me great pleasure to introduce our speaker for today's session on digital media discipline, Mr. Anwar. Mr. Zain is a filmmaker and content creator, uh, widely recognized for his expertise in digital media. Over the years, he has been actively involved in films, sketches, and web series, bringing creativity and innovation to every project he takes up. As a social media content creator, Mr. Zain has built a vibrant community of over 1.6 lakh followers. And along with uh, Mr. Zain, we have Ms. Jyotika, President of Saksham Rozgar Society. Ms. Jyotika Kalra is an advocate on record at Supreme Court of India and is committed to education and skill development of youth. Thank you so much. So thank you, Manish ji, for the introductions. I'd like to request our president for to start the session. Over to you, please. Thank you, Abhishek, and welcome Zain to this session again. And let me also introduce Manish, who introduced Zain. Manish is Saksham Rozgar Society Blind Scholarship student. So Manish is doing his postgraduate from Delhi University, very brilliant student. So this is how we work. Our beneficiaries become the program host or the organizers. This is how the transformation is taking place. So thank you, Manish, for introducing Zen. And Zen, आपसे तो हमने आपका परिचय बहुत अच्छा रहा, सबने आपके बारे में जाना हो, और मैं खुद आपके YouTube पे अलग अलग प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ, और आपके अलग अलग रूप, मतलब हर एक अलग प्रोग्राम में आप अलग जैन दिखता है, दूसरे प्रोग्राम में अलग जैन देता है, तो वो मुझे बड़ा अलग लगता है कि कैसे इतनी जल्दी से आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने आप को बदल ही लेते हैं। और डिजिटल मीडिया की तो जैसे अभिषेक ने भी प्रस्तावना में बताया कि क्या रोल है डिजिटल मीडिया का, और इतना जबरदस्त हावी है कि मैं आज अपने जब कहीं बाहर से आई तो मेरे घर में जो हाउस हेल्प है, वो 7.5 साल की लड़की, उसने मेरे फोन में अपने आप एक यूट्यूब पे चैनल चल पड़ा, तो मैंने देखा बड़े व्यूज हैं इसके, 2.5 लाख कितने ऐसे आ रहे थे।
तो बच्ची खुद ही बोलने लगी 7.5 साल की, ये सौरभ जोशी है, ये कमल है, ये है, ये बड़े पापा, बड़ी मम्मी। तो उसको पूरा पता था। मतलब इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है डिजिटल मीडिया का कि आप शायद एक हमें अंदाजा भी नहीं लग सकता, क्योंकि एक 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा फॉर्मुलेट कर रहा है अपने आइडियाज को, अपनी सोच को, अपने विचारों को डिजिटल मीडिया से, यूट्यूब से। तो मतलब अंदाजा लगाना भी शायद नहीं लगा सकते हम, जो पेनिट्रेशन डिजिटल मीडिया की है। और जैसा कहा जाता है, समझा जाता है, कि मुझे नहीं पता कि हमारे पास वैसा डेटा अवेलेबल है कि नहीं, कि सबसे ज्यादा जो यूथ है, मतलब 15 से लेकर मान लीजिए 35 साल, 40 साल की उम्र के जो युवा वर्ग है, वो शायद सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया के साथ लगा हुआ है। अब डिजिटल मीडिया सुधार भी लाता है, बढ़िया भी बनाता है, और शायद कहीं पे डिजिटल मीडिया के एडिक्शन टाइप के, आप डिजिटल मीडिया के बगैर रह नहीं सकते। इन सभी जो अलग अलग कॉर्नर्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको जानने के लिए हमें लगा कि जैन अनवर से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो आज आपका स्वागत है हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस सेशन में, और पहले भी आप हमारे साथ आए और आज दोबारा आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पहला वही कि डिजिटल मीडिया आखिर कहते किसको है, क्या है डिजिटल मीडिया? नहीं, थैंक यू ज्योतिका मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जब मैं पहली दफा भी आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। इतना अच्छा लगा कि इतने सारे सवाल जवाब हो रहे थे, एंड जेन्युइनली लगा कि लोग एक्चुअली चीजें समझना चाहते हैं। तो जब आपने दूसरी बार पूछा, आई कुड नॉट से नो। बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए डिजिटल मीडिया को बहुत तरीकों से एक्सपैंड किया जा सकता है। जब डिजिटल मीडिया आज से करीब 7-8 साल पहले शुरू हुआ, उसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन थी कि हर वो चीज जो आप डिजिटली कंज्यूम करते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो डिजिटल मीडिया था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो करी है और इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन जैसे जैसे ग्रो करा है, डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन बहुत वाइड हो गई है। अब हर वो चीज जो आप डिजिटली कंज्यूम करते हैं, वो डिजिटल मीडिया हो जाता है। अगर मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं तो कई घरों में टेलीविजन भी डिजिटल मीडिया के रूप में ही देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूट्यूब पर जाकर न्यूज देखते हैं, हम यूट्यूब पे जाकर आज तक या एनडीटीवी के चैनल वहां से देखते हैं। हम आजकल स्पोर्ट्स भी आप देखिए तो हम लोग हॉटस्टार पे देख रहे हैं, या फिर हम सोनी लिव पे देख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारी सारी कंजम्पशन अब डिजिटल कंजम्पशन हो गई है। तो इन अ वे डिजिटल मीडिया अब हर जगह आ चुका है, एंड डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन बताना बहुत मुश्किल हो गई। एक सिंपल टर्म में मैं बोलूं, हर वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आप डिजिटल तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया है। तो क्या वो डिजिटल को जैन, अगर डिजिटल वर्ड को आप थोड़ा और एलोबरेट करना चाहेंगे, मतलब डिजिटल क्या? हाँ, एनीथिंग जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंज्यूम करते हैं, इन दैट सेंस। मतलब जो फिजिकल नहीं है, जो जो लिखा हुआ फिजिकल नहीं है। नहीं है, जो लिखा हुआ अच्छा, नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, छू नहीं हर वो सकते। चीज जो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंज्यूम करते हैं, हम्म। वो डिजिटल हो जाता है। हर वो चीज, भले वो इंटरनेट पर हो चाहे ना हो, जो भी चीज आप मोबाइल पर, टीवी की स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देख रहे हैं, हर वो चीज इवेंचुअली डिजिटल हो जाती है। अब इसका ऑफ कोर्स बहुत टेक्निकल डेफिनेशन भी है, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट सिंपल टर्म समझा जाए, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनिकली कंज्यूम की जा रही है, वो डिजिटल है। और अगला सवाल जैन, अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, तो कन्वेंशनल मीडिया क्या था, आज डिजिटल मीडिया है, तो इससे पहले क्या फॉर्म थी, किस रूप में मीडिया था? हाँ, ऑफ कोर्स कन्वेंशनल हर वो चीज जो कई सालों से होती आ रही है, उसे कन्वेंशनल कहते हैं। पुराने जो वक्त से चली आ रही है, और ये मैं बहुत पुराना नहीं जाना चाहता हूँ, 20-30 साल पहले भी जो कन्वेंशनल मीडिया था, वो लार्जली थे न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, टेलीविजन चैनल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, ये सब अलग अलग तरीके थे लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। कुछ मास मीडिया था, जैसे कि टेलीविजन था, जो एक बार में कई लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता था। सिमिलरली रेडियो था, जो ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडियन लैंड मास में जाता था। फिर और छोटे छोटे मीडियम्स थे, जैसे मैं बोलूँ, नाटक था, नुक्कड़ नाटक थे, पैम्फलेट थे वगैरह। तो ये सब कन्वेंशनल मीडिया माना जाएगा। हर वो मीडिया, जैसे कि मैंने बोला, जो कई सालों से चलता चला आ रहा है। नाटक अगर हम देखें, सालों से चलते चले आ रहे हैं। अखबार सदियों से चलते चले आ रहे हैं। टेलीविजन चैनल भी दशकों से चलते चले आ रहे हैं। तो हर वो चीज जो कि 15-20 साल से चलती आ रही है, उसे हम कन्वेंशनल मीडिया कहते हैं। तो वो ऐसा अंतर बताइए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कन्वेंशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया में हम आते हैं, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं?
देखिए, डिजिटल मीडिया ऑफ कोर्स एक तो कंजम्पशन के पैटर्न में जिस तरह से हम मीडिया को देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप फिजिकली कुछ नहीं छूते हैं, आप किसी रील को छू नहीं सकते या आप किसी यूट्यूब वीडियो को छू नहीं सकते। वेराज आप अखबार जब पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, आप कोई पैम्फलेट पढ़ते हैं, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, या आपको एक नेटवर्क के थ्रू आपके पास तक आता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू है या आपके मोबाइल में जो जो वीडियोस पड़े हुए हैं, जो फोटोज पड़ी हुई हैं, जो इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन वो भी डिजिटल मीडिया है। सो एक वो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली डीपली जाकर बात करूं, तो एक बहुत बड़ा फर्क है कि कन्वेंशनल मीडिया का एक टाइम होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया का कोई टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अखबार सवेरे 7 बजे ही आपके घर पर आएगा, भले ही रात में 11-12 बजे कोई बहुत बड़ी न्यूज हुई हो, वो न्यूज अगले दिन सवेरे 7 बजे 6 बजे आपके दरवाजे पर आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। सिमिलरली जब हम टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन का एक टाइम होता है कि अगर 9 बजे कौन बने करोड़पति आएगा तो 9 बजे ही आएगा। लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, वहां एक टाइम का बैरियर बहुत आसानी से छूट जाता है। आपको अगर कोई न्यूज आई है, मान लीजिए अभी कुछ एक हादसा हो गया, आपको फटाक से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर खबर मिल जाएगी। अगर आपको कोई पुरानी फिल्म देखनी है जो 50 साल पहले रिलीज हुई थी, आप वो उसे भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि आप, अनलाइक कन्वेंशनल मीडिया, आप किसी टाइम किसी जगह से बंधे हुए नहीं हैं। आप लेट कर डिजिटल मीडिया देख सकते हैं, बस में बैठे हुए देख सकते हैं, मेट्रो में देख सकते हैं, लोग देखते ही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दोनों के बीच में। और जैन इम्पैक्ट कैसे है, मतलब आपकी सोच पर, आपके इमोशनल कोशंट पर, तो जो कन्वेंशनल मीडिया था और डिजिटल मीडिया, इन दोनों का कैसे असर पड़ता है, उस पे भी थोड़ा आप, आपकी टिप्पणी, आपका, आपके कमेंट। जी, मैं एक बात और बताना इनफैक्ट मिस कर गया पिछले पॉइंट पे, कि एक बहुत बड़ा फर्क है, वो दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। एक बहुत बड़ा फर्क कन्वेंशनल और डिजिटल मीडिया में ये है कि डिजिटल मीडिया में आपके पास भी वॉइस है, आप किसी भी चीज पर अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसे लाइक कर सकते हैं, आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये माध्यम कन्वेंशनल मीडिया में बहुत इजी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपने अखबार में कुछ पढ़ा, आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ये टू वे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टूल है डिजिटल मीडिया के पास, और वही हमारी साइकी को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज देन वो आपको इस पूरी कहानी का एक हिस्सा बना देता है, किरदार बनाता है। किरदार बना देता है। मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट हो रही है, और आपने प्रोटेस्ट अखबार में पढ़ी, आपने पढ़ा, आपने अपने विचार आसपास डिस्कस करे और बात खत्म हो गई। वेरस जब आप वही प्रोटेस्ट इंटरनेट पे देखते हैं या आप सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, आपके पास ये पावर है कि आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, विच लाइक यू सेड मेक्स यू अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव, आपको एक किरदार बन जाते हैं। तो उससे एक जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट आती है कि आपको लगता है कि हाँ, इस जो भी कुछ चल रहा है, इसमें आपका भी एक किरदार है, आपका भी एक हिस्सा है, एक आपको वॉइस मिल जाती है, आप अपनी बात रख सकते हैं, और आप खुद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हजारों लोगों से, जो कि आप अखबार के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, नाटक के थ्रू शायद नहीं कर सकते। दो चीजें इससे होती हैं, एक तो आपकी सोचने की और कहने की ताकत थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और दूसरी एक तरीके से एक सेंस ऑफ एडिक्शन आ जाता है, क्योंकि आप उसे इतनी इजीली बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल मूवी देखने के लिए थिएटर तक नहीं जाना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो बिकॉज एक तरफ से आपकी अपनी वॉइस है, और दूसरी तरफ से इतना इजीली एक्सेसिबल है, लाइक आई सेड कि आप लेटे लेटे देख सकते हैं, ट्रेन में देख सकते हैं, बस में देख सकते हैं, अब तो इंटरनेट पे आप मोबाइल, सॉरी एरोप्लेन में भी आप इंटरनेट देख सकते हैं। सो द परपेचुअलिटी ऑफ इट, कि आप 24/7 उसे देख सकते हैं और आप 24/7 अपनी बात रख सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि कभी कभी डेडली भी है, कभी कभी बहुत फायदेमंद भी है। लेकिन वो डेडली हो या फायदेमंद हो, वो एडिक्टिव जरूर है। पर जैन, जो कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया का आपने बोला कि एक फर्क आपका बताना रह गया था, कि डिजिटल मीडिया में फीडबैक मांगते हैं, कमेंट मांगते हैं, लाइक शेयर फॉरवर्ड, और आपकी राय। तो कन्वेंशनल मीडिया में कहीं ऐसा स्कोप, एक सिर्फ लेटर टू एडिटर तो बहुत लिमिटेड स्कोप है जहां पे आपकी फीडबैक माना जाने वाली बात है। तो इस दोनों मीडिया में ये इतना ड्रास्टिकल चेंज कैसे और क्यों आता है कि आप अपने ऑडियंस को इतना महत्व देते हैं कि आप उसकी कमेंट जानना चाहते हैं और आप उसको वाइडली सर्कुलेट करते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट आते हैं,
पहले ऐसा नहीं था। पहले तो कन्वेंशन मीडिया की जहां हम बात करते हैं, सुनने वाला मतलब ये मायने नहीं रखता कि सुनने वाले का क्या फीडबैक है। तो इन दोनों में जो ये फर्क आया, इसमें आप क्या समझते हैं, क्यों है ऐसा, और क्या फर्क आ गया समाज में, क्या फर्क आ गया ऑडियंस में, जो इतना महत्व मिल गया, किरदार बना दिया आपने अपने ऑडियंस को अपनी स्टोरी का? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहला पहलू तो है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अब बहुत ज्यादा हो गई है। पहले अखबार भी बहुत कम ही लोग पढ़ा करते थे, इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास आती थी, ओपिनियन बहुत कम लोगों के होते थे कि जो मोहल्ले में या आपके फैमिली में जो कोई पढ़ा लिखा है, जिसको दुनियादारी पता है, उसके पास ओपिनियन होते तो लोग उसे फॉलो करते थे। अब क्योंकि इंटरनेट पे आपको एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, आप यहाँ बैठे बैठे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कभी भी पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका ओपिनियन बहुत इजीली फॉर्म होने लगा है। तो अब आपके पास ओपिनियन भी ज्यादा है, जो कि आज से 30-40 साल पहले इतने नहीं हुआ करते थे। मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले हम बैठे बैठे ऐसे ही रैंडमली कोई ध्यान में दिल में ख्याल आया कि अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति कौन था, तो हम नहीं खोज सकते थे, किताबों में जाना पड़ता, आपको किसी से पूछना पड़ता। वेर अब आप गूगल पे लिखे, आपको पता चल जाएगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इस जनरेशन के पास शायद पिछली जनरेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है। तो इसका एक ये पहलू है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वी हैव अ लॉट मोर टू से। और दूसरी पहलू ये है जो एल्गोरिदम की पहलू है। सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे लोग आपसे आपका ओपिनियन नहीं जानना चाहते हैं, वो आपसे एक कमेंट करवाना चाहते हैं, वो एक लाइक करवाना चाहते हैं, जिससे उन एल्गोरिदम को जो कि डिफाइन करता है कि वीडियो कैसे देखा जाएगा या कंटेंट कैसे देखा जाएगा, वो उसे बताता है कि जो भी मैंने बोला है या जो भी मैं बात कर रहा हूं, उसमें जनता की जागरूकता है, जनता इंटरेस्टेड है उस बात में, तो वो और जनता को दिखाता है। तो ये दो पहलू हैं। एक तो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम का पहलू है कि कंटेंट क्रिएटर या जो चैनल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एंगेज करें, उनको लिखें, उनको लाइक करें, ताकि और लोग इन्वॉल्व हों। और दूसरा पहलू ऑफ कोर्स ये है कि आपके पास बहुत कुछ है कहने को, और आप बहुत कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में, इसलिए आप उसे व्यक्त भी करना चाहते हैं। एल्गोरिदम पे आप थोड़ा और प्रकाश डालिए जैन, एल्गोरिदम क्या कॉन्सेप्ट जी, है? सो एल्गोरिदम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, जो कि एक सीरीज ऑफ कोड्स हैं। कैसे पता चलता है किसी भी प्लेटफॉर्म को, जब मैं प्लेटफॉर्म कहता हूँ मेरा मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसे कैसे पता चलता है कि क्या दिखाना है आपको। अब करोड़ों लोग इंटरनेट पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं या फोटोज बनाते हैं, एटसेट्रा। कैसे डिसाइड करा जाए कि आपके फीड पर या आपके सोशल मीडिया पर क्या भेजा जाएगा? इसके लिए एक कोड बनाया गया है, जो कि ऑटोमेटेड कोड है, जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। वो आपके पैटर्न को हर वक्त रीड करता रहता है। कि मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि मुझे क्रिकेट का शौक है, एल्गोरिदम समझ जाता है कि मुझे खाने का शौक है, एल्गोरिदम समझ जाता है कि मुझे घूमने का शौक है। तो मेरे जो फीड है, जो मेरा सोशल मीडिया है, जो मेरा डिजिटल मीडिया है, उस पर उन्हीं चीजों के रिलेटेड चीजें ज्यादा आएंगी, सो दैट मैं ज्यादा वक्त बिताऊं उस चीज के ऊपर, मैं ज्यादा वक्त बिताऊं उस ऐप पर, मैं ज्यादा चीजें देखूं, मैं ज्यादा कंज्यूम करूं। और ये जो पूरा कोडिंग का सिस्टम है, इसे एल्गोरिदम कहते हैं। अब एल्गोरिदम कई चीजों से आपको परखता है, आप शॉपिंग क्या कर रहे हैं, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, आपने कौन सी वीडियो लाइक करी थी। अगर आप बार बार खाने की वीडियो लाइक कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि आपको खाने का शौक है, तो आपको खाने की चीजें भेजेगा। सो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है, जो आपको बताता है कि क्या आपके पास आना चाहिए। कई बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आपने रैंडमली सर्च करा कि दिल्ली से कटरा की टिकट आपने सर्च करी, फिर सडनली आप देखेंगे कि आपके पास एड्स आने लगे कि दिल्ली से कटरा की टिकट बुक करने के लिए, होटल। बस बुक करने के लिए। ये सब लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू हो रही है। एक ऑटोमेटेड लर्निंग सिस्टम है, जो कि सुनने में बहुत खतरनाक, बहुत साईफाई लगता है, बट हमारी पूरी डिजिटल जीवन अब एक एल्गोरिदम ही चला रहा है। पर वो एल्गोरिदम इंडिपेंडेंट है यूट्यूब के उस चैनल पे? जैसे मैंने बोला कि सौरभ जोशी का जी, जो यूट्यूब चैनल है, और एल्गोरिदम उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब एल्गोरिदम हर प्लेटफॉर्म का होता है। अपने यूट्यूब, प्लेटफॉर्म का अपना जी, एल्गोरिदम है। यूट्यूब का अलग एल्गोरिदम है, गूगल का अलग एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम का अलग है। अब सौरभ जोशी का जैसे फॉर एग्जांपल, यूट्यूब ने देखा कि 7 से 15 साल के बच्चे ज्यादा देखते हैं सौरभ जोशी को, तो वो बाकी 7 से 15 साल के बच्चों को, जो हिंदी बोलते हैं, उनको उसका कंटेंट दिखाने लगेगा।
ताकि लोग ज्यादा देखें, यूजर्स बढ़ जाए, ज्यादा देर तक देखें। तो YouTube का अपना अलग एल्गोरिदम है, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है जी, उसका कोई रोल नहीं है उस एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम उस प्लेटफॉर्म का है। एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म का है, तो मतलब कंटेंट। प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट कर रहा है किसी भी यूट्यूबर को, प्रमोट करता है एल्गोरिदम भी, करेक्ट, कि बिकॉज वही चीजें वो दिखाता है। हाँ, प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप एडिक्टेड रहें, बार बार उनके हम्म। प्लेटफॉर्म पर आए, ज्यादा वक्त बिताएं। तो हम्म। वो समझने की कोशिश करता है कि आपको क्या पसंद है और आपको वही चीज दिखाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ियां पसंद है तो वो आपको गाड़ियों की वीडियोस दिखाता रहेगा। अगर आपको लाइक आई सेड खाना पसंद है, आपको बॉलीवुड फिल्में पसंद है, तो इसी तरह से एल्गोरिदम काम करता है। क्रिएटर का चैलेंज है उस एल्गोरिदम को समझना और उसके हिसाब से कंटेंट बनाना। और देन एक देखने के अलावा लोगों को पोस्ट करने का भी बहुत चस्का जी, कहें, मतलब चस्का शब्द तो ठीक नहीं है, पर वो भी बहुत बढ़ रहा है कि हर कोई अपना छोटा सा वीडियो बनाता है, कुछ बनाता है, हेलो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ भी इस तरह से करके उसको लगता है कि भाई, और हर कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और उसके ऊपर पोस्ट करता है, जी, फिर वो लाइक सब्सक्राइब और उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। ये मतलब जो मेरा सवाल है कि इसे आप कैसे देखते हैं, क्या क्या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना, चलाना, उसको पोस्ट करना, और सब ये भी कहते हैं साथ में, अरे मैम उसका तो बहुत चलता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल घर की वो खाना बनाना सिखाती है, घर साफ करना बताती है, उसके बहुत फॉलोअर्स है। तो हर किसी को लगता है कि जो भी वो कंटेंट क्रिएटर है तो बहुत सिंपल दिखा रहा है, कुछ ऐसा कुछ बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और वो चल रहा है, तो मेरा भी मतलब अंदर से उसका दिल ये करता है कि जैसे उसका चल रहा है तो मेरा भी यूट्यूब चैनल चल सकता है। सब एक मतलब इसको क्या आप बोलेंगे, एक फॉल्स, मैं अपनी मेरी अपनी ऐसा सोचना है कि एक झूठी इल्यूजन में, एक झूठी सांत्वना में, कि बस हमने जैसे ही करना शुरू किया, सिंपल सिंपल दिखाना है, घर का सफाई या एक खाना बनाना, और मेरा भी यूट्यूब यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा, क्योंकि जो उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है उसमें कुछ खास तो ऐसा है नहीं। इससे आप मतलब कैसे साइकोलॉजी को रीड करते हैं, ये आपके ऊपर आपके कमेंट थोड़े इस जी। विषय पर। देखिए, मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है इंडिया में, वो है कि अब हम एक कंटेंट डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। कि हम्म। हमारी लोकतंत्र जो है कंटेंट में भी आ गया है कि हर कोई वीडियो बना सकता है, हर कोई अपनी बात कह सकता हम्म। है। अब वो सही हो, गलत हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, पर वो कह सकता है। हम्म। और दूसरी तरफ एक साइकोलॉजी तो वो नकलची बंदर मंकी सी मंकी डू वाला हिसाब भी है कि जब आप अब ट्रेंड कैसे बनते हैं सोसाइटी, अगर आपने देखा कि अच्छा चार अच्छे लोग जीन्स पहन के निकल रहे हैं तो आपका भी जीन्स पहनने का मन करता है। तो जो आप लोग भी बात करते होंगे, पीयर प्रेशर वैसे बिल्ड होता है कि आप अपने बराबर वालों को करते हुए देखते हैं, आपको भी मन करता है करने का। तो एक एक तो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है। दूसरी चीज, जैसा मैम आपने बोला कि एक इल्यूजन है कि ये सब बहुत आसान है। हम्म। क्योंकि जब आप किसी लाइक यू सेड कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं कि अरे खाना बनाना है तो सिखा रही है, इससे अच्छी दाल तो मैं बना सकती हूँ, मैं बताती हूँ, मुझे भी लोग देख लेंगे। लेकिन जो ये इनविजिबल चीजें हैं जो कि विच गोज बिहाइंड मेकिंग समथिंग, वो बहुत लंबा चौड़ा काम होता है देखने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि डॉक्टर का काम बहुत आसान है कि दो पर्चा, एक पर्चे पे चार दवाइयां लिखी, वही सेम दवाइयां, और 1,000 रुपए ले लिए। लेकिन डॉक्टर ही जानता है कि वो चार दवाइयां जानने के उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है। तो सिमिलर यहाँ पर भी है कि ऑफकोर्स मैं ये तब भी कहता हूँ कि बाकी कामों से बहुत आसान है, जो लोग बहुत मुश्किल मुश्किल काम करते हैं उनके मुकाबले ये बहुत इजी है। लेकिन फिर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको लाइक आई सेड, आपको एल्गोरिदम समझना पड़ता है, अपने ऑडियंस की नीड समझनी पड़ती है, आपको रेगुलरली उसके हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ता है और बहुत पेशेंटली बनाना पड़ता है। तो कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो पीयर प्रेशर है कि जब आप देखते हैं कि अरे ये बैठा बैठा घर के बनाता है, इसने लाखों रुपए कमा लिए, मैं भी कर सकता हूँ। एंड द ट्रूथ इज कि आप भी कर सकते हैं, बट आपको उसे समझ के करना पड़ता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी वो है। एंड सेकेंड चीज कि इट्स वेरी इजी टू डू। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई बिरयानी का ठेला लगाता है और उसकी बिरयानी चल जाती है, चार आदमी चार बार सोचेंगे कि यार हमें बिरयानी बनाना नहीं आती या हम इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बना सकते। बट बिकॉज दिस इज सो इजी एंड इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। आप 200 रुपए का आपका इंटरनेट का रिचार्ज होता है, आप उसी से बना रहे हैं, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फेल हो गया तो फेल हो गया, यू डोंट लूज एनीथिंग। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस तरह को फोर्स करते हैं। बट आई थिंक जो बेस साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है पीयर प्रेशर। जब आप
आपको लगता है कि अरे मैं भी कर सकता हूँ, सभी कर रहे हैं तो मैं भी करके देखता हूँ। और कहीं ना कहीं वो एक हीरो बनने की तमन्ना तो हम सबके अंदर होती है कि हम सब राजेश खन्ना बनना चाहते थे, शाहरुख खान बनना चाहते थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक साथ मिलकर आ जाते हैं, बट पीयर प्रेशर एंड द ईज ऑफ डूइंग इट, आई थिंक ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। बट आप पीयर प्रेशर, ईज ऑफ डूइंग तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, जी। पीयर प्रेशर क्यों आप कहना चाहते हैं? पीयर प्रेशर तो ये होता है ना कि जो आसपास हो रहा है हम्म। वही हम भी करें, क्या पर ये मात्र? हाँ, पर ये तो प्रेशर तो हम ले रहे हैं, या प्रेशर है वो? हाँ, मतलब मे बी पीयर प्रेशर नहीं, बट पीयर इन्फ्लुएंस उसे कह हाँ, सकते हैं। इन्फ्लुएंस। कि जब आप देखते हैं कि आसपास हर कोई कर रहा है तो हम्म। आपका भी मन करता है करने का। अब हम्म। हर कोई एक फिल्म देख रहा है तो आपका भी मन करता है, अरे बहुत सुना है इस फिल्म के बारे में। सो वो पीयर इन्फ्लुएंस जो हो गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एंड एक और चीज है, देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू, कि आप भी वैसा बनना चाहते हैं। जब आप देखते हैं कि बहुत इजी है फेमस होना, और ये इतना फेमस हो गया, इतने लोग इसे लाइक करते हैं, अच्छा अच्छा कमेंट में लिखते हैं, पैसा मिल रहा है, तो वो एक एस्पिरेशन तो हमारी बन जाती है कि यार हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो हमें भी पैसा मिलेगा, हमें भी फेम मिलेगा, हमें भी लोग पूछेंगे। तो ये बहुत, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द पीयर इन्फ्लुएंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। और पर इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ लोग वो जो एस्पिरेशनल होते हैं, करते हैं, तो अब बहुत भावुक भी हो जाते हैं चीजों के साथ। जैसे मैंने कुछ ऐसा देखा कि सुसाइड कर लिया उस कंटेंट क्रिएटर ने, कि उसके 50,000 फॉलोअर्स कम हो गए, तो उसने इतना उसको दिल पे लगा लिया। जी। तो ये कैसा रिलेशन है? वैसे काम में भी अगर आपका घाटा हो जाए तो आप आत्महत्या कर सकते हैं, पर इस डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएटर है, वो अगर, जैसे अगर हमारे तो फॉलोअर मान लीजिए 1,000 में भी नहीं है, पर जिसके अगर 20 मिलियन फॉलोअर भी हैं, तो 1 मिलियन मतलब 20 मिलियन इतने सारे, अगर 1 मिलियन कम हो जाएगा तो उसके लिए एक बहुत सदमे की बात हो जाती है, बहुत झटके की बात हो जाती है। तो ये जो इतना ज्यादा अपने आप को अपडेटेड रखना है, क्योंकि फॉलोअर कम होना, ज्यादा होना, लगातार बना रहना है, और इतना कंपटीशन है जिस मार्केट में, उसको हम कैसे मतलब समझने के लिए, कि जो इस मीडिया की इस उसमें एंटर करता है, या जो सोचता है कि मैं इसका किरदार बन सकता हूँ, तो उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसा कॉम्पिटिटिव माहौल है पूरा, कैसे आप उसमें सरवाइव करते हैं, कैसे आपके प्रयास रहते हैं? नहीं मैम, कंपटीशन का तो बहुत सिंपल सा बोलूं कि हर वो इंसान जिसके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है, वो आपका कंपटीशन है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब कंटेंट कल को बना सकते हैं, और ये सब मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। सो व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट, आप हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है। और रही बात फॉलोअर्स के लॉस, उससे इम्पैक्ट की, दो बड़े अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक तो एक फाइनेंशियल फैक्टर है कि आपकी इंगेजमेंट, आपको लोग कितना देख रहे हैं, कितने आपके फॉलोअर हैं, इनसे आपको एड्स मिलते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलते हैं, उससे आपको पैसा बनता है, उससे आपका घर चलता है। और दूसरा फैक्टर वैलिडेशन का है कि हमारी सोशल एस्टीम हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉलोअर से जुड़ गई है। कि अगर मेरे 50,000 फॉलोअर नहीं है तो मैं बेवकूफ दिखूंगा, या मैं बाकियों से कमजोर रह गया। और वही होता है कि जब हम अपनी किसी एक चीज के साथ अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी गरिमा को जोड़ लेते हैं, तब उसका टूटना या उसका छूटना बहुत तकलीफ दे हो सकता है। कई बार बच्चे अपने एग्जाम में सक्सेस के साथ अपनी गरिमा जोड़ लेते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तो वो एग्जाम में खराब करने के बाद गलत कदम उठा सकते हैं। कई बार ऐसा रिलेशनशिप में होता है कि अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मेरा वो खत्म हो जाएगा। तो दो बड़े अलग अलग पहलू हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज कुछ लोग इसे शौकिया करते हैं, लेकिन कई सारे लोग अपना पूरा करियर, अपना पूरी लाइफ, पैसे, हर चीज इसी से कमाते हैं। और सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आपको अगर, क्योंकि क्योंकि कमेंट खुले होते हैं, लोग कमेंट में मजाक उड़ाते हैं आपका कि इसके तो 2 दिन में इतना नुकसान हो गया, ये तो ऐसी है, ये वैसा है, ये बेवकूफ है, ये ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। तो ये बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल भी आपके दिमाग में प्ले अप करती हैं, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योर एस्टीम विद समथिंग, खासकर अपने फॉलोअर्स में, तब उनका छूटना, उनका टूटना बहुत साइकोलॉजिकल और बहुत इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर लेता है लोगों के लिए। ये जो वैलिडेशन वर्ड आपने यूज किया, और वैलिडेशन को आप फीडबैक, इन दोनों से कैसे फर्क करते हैं? वैलिडेशन हुआ कि आपने, वैलिडेशन शायद ऐसा हुआ कि
आपको ये चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और हम्म। फीडबैक आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है मेरे कंटेंट में क्या कमी हो सकती है। हाँ। तो इस वैलिडेशन का जो साइकोलॉजी है, ऑल्दो वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं, और शायद जो सुन रहा है वो भी कहीं उसी वैलिडेशन के एक उस लड़ाई का हिस्सा बनता है कि जो मैं देख रहा हूं तो मैं भी किसी को वैलिडेट कर रहा हूं, या मेरी अपनी फीलिंग्स उसमें वैलिडेट हो रही है। तो उसको आप कैसे, उस पर थोड़ा सा और आपकी टिप्पणी चाहेंगे? मैं वैलिडेशन, फीडबैक। हाँ देखिए मैम, मैं क्रिकेट देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, और क्रिकेट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस वैलिडेशन ऑफ फीडबैक को समझने के लिए। जो 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को हमसे बेहतर वही जानते हैं, लेकिन जब वो आउट होते हैं या कुछ उनकी बॉल पे छक्का पड़ता है, चौका पड़ता है, ग्राउंड में 30,000 50,000 लोग होते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो हर किसी के पास एक फीडबैक होता है कि बॉल यहाँ नहीं डालनी चाहिए थी, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। लेकिन वैलिडेशन वो होता है जब वो लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन इंटरनेट के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, जब भी आपका काम पब्लिक फेस स्फीयर में आ जाता है, तब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। अब आपने एक फिल्म रिलीज कर दी, आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ऑडियंस जब पिक्चर देखेगी तो ताली ही बजाएगी। हो सकता है वो पिक्चर देख के ये भी बोले कि बहुत बेकार पिक्चर थी, मेरा पैसा वेस्ट कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिकॉज एक बार जब आपका काम पब्लिक में के सामने आ गया, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गया, तब वो काम पब्लिक का है। पब्लिक उसे सराह भी सकती है, पब्लिक उसे क्रिटिसाइज भी कर सकती है, उसे डिस्कार्ड भी कर सकती है। और फीडबैक लेना एक बहुत ही लाइक लाइक यू सेड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होती है कि आप कितना स्ट्रांगली फीडबैक ले पाए। इंटरनेट पे या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब आप आते हैं वैलिडेशन सीख करने कि मुझे लाइक्स मिल जाए, लोग मेरी तारीफ करें, मैं अच्छा दिखूं, लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाए, लेकिन वही लोग आपको बुराई भी आपकी करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको गाली भी बकेंगे। तो आप आते वैलिडेशन के लिए, मिल जाता है फीडबैक, क्रिटिसिज्म, और इसी के बीच में सब झूलते रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें एज एनी पब्लिक फिगर आपको समेटनी पड़ती हैं, आपको अपनी स्ट्राइड में लेनी पड़ती हैं, जहां कभी आपकी तारीफ भी होगी, कभी आपको गाली भी बकेगी पड़ेगी। और यही मैं इसीलिए क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं कि विराट कोहली की तारीफ प्रशंसा करने वाले भी बहुत हैं, और उनको उनकी गलतियां निकालने वाले भी बहुत हैं, जो शायद उनके स्पोर्ट को जानते भी नहीं, लेकिन तब भी वो अपने स्पोर्ट खेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत फाइन बैलेंस होता है जो हर पब्लिक फिगर को लेकर चलना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि जैन, जो वैलिडेशन और फीडबैक नॉट ओनली इन डिजिटल मीडिया, या आप इस तरह से जो लोग पब्लिक स्फीयर्स में हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, पर वो आम आदमी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, ये इस चीज का बैलेंस उसके जहन में हमेशा रहना चाहिए। वो जी। हमेशा, उसको जो वैलिडेशन की भूख लगी रहती है कि मेरी तारीफ, हम्म। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मतलब सामने वाला तारीफ ही करे और कोई फीडबैक ना हम्म। मिले, तो वो एक व्यक्तिगत, मुझे लगता है कि आप उस ग्रोथ का भी एक हिस्सा हो सकता है कि आप उन दोनों के लिए हमेशा जी। ही तैयार रहें। हाँ, एंड ओपन रहे कि हाँ। फीडबैक को सिर्फ डिफेंड नहीं करना, कि अगर किसी ने बोला नहीं ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो मैं बताऊं ही कि नहीं, मैंने इसको क्यों पहना। ठीक है, हम्म। वो उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है वो उनका ओपिनियन ठीक भी हो। एक ओपन माइंड से हर फीडबैक को लिया जाए। एंड मुझे लगता है जब आप एक ओपन माइंड से सारी चीजें सुनते हैं, तभी आप एक बेहतर ओपिनियन भी बना पाते हैं। हम्म। पर वो फीडबैक देने का भी एक तरीका, क्योंकि जब हम डिजिटल मीडिया में, जैसे आपने बोला कि गालियां देना और इस तरह का एब्यूजिव भी कंटेंट हो सकता है, तो फीडबैक के लिए, उसके लिए भी तैयार है, उसको लेके भी हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, अ, हम्म। तब आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको क्या बोलेगा। ऑफ कोर्स सामने वाले को मर्यादा रखनी चाहिए, रखनी लेकिन चाहिए, हाँ। अगर वो नहीं रख रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पर इसके साथ एक और भी, एक इसका पहलू एक और भी निकल के आता है कि कोई सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, पर जैसे आप बता रहे हैं कि क्योंकि आप बड़े बन गए तो आपको ज्यादा गालियां पड़ सकती हैं, हम्म। आपको ज्यादा ताने हम्म। सुनने को मिल सकते हैं। तो जी। ये भी आप अपने जहन में रखें कि जब आप बड़े होते हैं तो बड़ा होना के साथ सिर्फ सिर्फ बड़ाई बड़ाई नहीं आती, उसके साथ हम्म। बहुत बड़ा एक
बैगेज भी आता है, वो गालियां भी आती हैं, वो कमेंट भी आते हैं, और आपकी बुराइयां भी आती हैं। और देन अब हम जैसे यूथ के साथ और बच्चों के साथ काम करते हैं, जी तो कैसे, क्योंकि ज्यादातर माओ का या जो भी फैमिली के लोग होते हैं उनको इसकी शिकायत रहती है कि क्योंकि सारा टाइम फोन लेके बच्चे बैठे ही रहते हैं, हर घर में बैठे रहते होंगे, खाना खाने के लिए माँ बाप फोन पकड़ा देते हैं, कुछ माँ को काम करना फोन पकड़ा देती है, तो उससे बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज, वो नहीं हो पाती। जी उसको, ऑल्दो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, बट क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप मतलब कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर जी होते हैं वो जी इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो कैसे समाज को डिजिटल मीडिया की कंजम्पशन कितनी रखनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी को भी वो उसी तरह से महत्व दें और फॉलो करें, ताकि फिजिकली भी वो स्ट्रांग बने। जी नहीं, बहुत ही वैलिड बात है। बहुत सारे डेटा भी लास्ट ईयर के आए हैं जो बताते हैं कि आई थिंक हर तीसरा या चौथा इंसान अर्बन सिटीज में ओबीस हो चुका है, ओवरवेट हो चुका है, फैटी लिवर जैसी परेशानियां हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम फिजिकल नहीं है। अब आप पहले आपको अगर दूध लेना है, दही लेना है, आप तब भी बाहर जाते थे, गली मोहल्ले में दुकान में जाते थे, वो भी आप ब्लिंकिट से कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत सीमित हो गई है। तो मुझे लगता है कि कॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक स्क्रीन टाइम लॉक करना चाहिए। अब कई सारी एप्स आ गई हैं, कई सारे मेथड आ गए हैं, कई सारे टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जो आपका फोन एक्चुअली लॉक कर देती है। अगर आप एक वक्त से ज्यादा, मान लीजिए इंस्टाग्राम पर 3 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में बिताते हैं, तो वो बंद कर देगी ऐप। और कई तरह के ऐसे फोर्स्ड डिटॉक्स के वो भी आ गए, वो भी टेक्नोलॉजी है। बट मुझे लगता है वो लाइन ड्रॉ करना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम, बिकॉज देखिए, मीडिया तो चाहता है, डिजिटल मीडिया चाहता है कि आप उसमें 24 घंटे आप उसके अंदर रहें। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्विच ऑफ करें। तो मुझे लगता है कि चाहे वो माँ बाप जहाँ पर उनका कंट्रोल है वहां पर एक लिमिट सेट कर दें, और अगर नहीं भी है तो सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन भी लगाना पड़ेगा कि हाँ मैं इससे ज्यादा नहीं देखूंगा। और अगर वो भी नहीं काम करता तो फिर कई ऐसे ऐप लॉक फीचर्स वगैरह, कई ऐप्स ऐसी आ गई जो आपके ऐप लॉक कर देती हैं कि आप 2.5 घंटे तक, 3 घंटे के बाद अब आप फेसबुक नहीं देख सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है, एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का, कंजम्पशन का। लेकिन जो हम फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, वो एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है। लाइक आई सेड कि सबसे बड़ा है कि अब आप खाना लेने भी बाहर नहीं जाते, खाना पकाने के लिए अब आप सब्जी लेने बाहर नहीं जाते। तो ये जो डिजिटल एक बेड़ियों में हम बंध गए हैं, उसको हमें कॉन्शियसली थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। और जैन एक और बहुत काला पहलू डिजिटल इन्फ्लुएंस का रहता है कि जैसे एक खबर मैंने देखी कि एक 9 साल के भाई ने अपनी बहन का बलात्कार और उसका मर्डर कर दिया। फिर जो इवन कोलकाता डॉक्टर का जी रेप और जी मर्डर केस था, उसमें भी ये था कि जो एक्यूज था वो उस तरह के पॉर्न कंटेंट, वो पहले वाला बच्चा भी वो वीडियो, पॉर्न वीडियो और इस तरह के कंटेंट देखता था। तो ये जो एक डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस हिंसा में, जो वॉयलेंस में तब्दील हो रहा है, और अब बहुत बहुत एक दो इंसिडेंट्स मैंने बताए, पर अन्य भी ऐसा कहा जाता है कि जो सेक्सुअल वॉयलेंस है वो कहीं पर जो इग्नाइट होती है, शुरुआत जो उसकी होती है, वो उन एक्यूज या उन मुलजिमों के द्वारा इस तरह का पॉर्न या इस तरह का सेक्सुअली बहुत वैसा कंटेंट देखने की वजह से भी समाज में बलात्कारों की संख्या बढ़ती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और किस तरह से अपनी हम युवा पीढ़ी को उस तरह के कंटेंट, जिससे कि हिंसा, जिससे कि समाज में अधिक अपराध होना, उससे हम रोक पाए अपनी युवा पीढ़ी को? आपकी उसके ऊपर विचार चाहेंगे? जी एक तो मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, सेक्स एजुकेशन को भी सीरियसली ले नहीं पाए। तो क्योंकि बच्चों को एक कम उम्र में हमने कभी फॉर्मली इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं, सही तरीकों के बारे में बताया नहीं, एंड इवेंचुअली क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें इंटरनेट पे डिस्कवर करी। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि कंटेंट डेमोक्रेसी है, हर कोई हर चीज़ कर सकता है। वो अच्छी चीज़ भी, बुरी चीज़ भी, और बुरी चीज़ यही है कि हर कोई हर कुछ कर सकता है।
बहुत से ऐसे सेक्सुअली वायलेंट वीडियो कंटेंट इंटरनेट पे रहता है। कई बार जैसे हम एक फ्रेज कहते हैं रिवेंज पॉर्न, वो रहता है कि आपने अपने किसी पार्टनर की कुछ फोटो या वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए आपने उसे इंटरनेट पे डाल दी, वो लोग देख सकते हैं। और अब पॉर्न के क्या इफेक्ट्स साइकोलॉजिकली होते हैं सेक्सुअल वायलेंस में, इसके ऊपर अलग रिसर्चेस हैं। बट आई विश कि मैं इसके ऊपर कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता सकता, लेकिन द ट्रूथ इज कि सिवाय सेल्फ डिसिप्लिन के इसके अंदर और कोई सोल्यूशन नहीं है। आज ये सब चीजें एक्सेस करना इतना आसान हो गया है कि आप अपने मोबाइल पर कहीं पर भी बैठे हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, उस पर ये कंटेंट आने लगता है। तो इनफैक्ट अब पहले आपको एफर्ट करना पड़ता था ऐसा कुछ कंटेंट देखने के लिए या कुछ कोई भी कंटेंट देखने के लिए, अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा इनसे अपने आप को दूर रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि दो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहलू हैं इस चीज के। एक कि हम इन चीजों के बारे में एजुकेशन, इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, थोड़ा सा डीस्टिग्मेटाइज करें इन चीजों को लेकर कि कई बार माँ बाप ये बातें अपने बच्चों से करने में शर्माते हैं, घबराते हैं। स्कूलों में ये बातें नहीं होती, डिस्करेज करी जाती हैं, जबकि ये हमारे जीवन का, हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसको बहुत ही ओपन माइंड से, बहुत ही सिंपल तरीके से देखना चाहिए। अब क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं सही तरीके से, सही सोर्स से, हम उसको खोजने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं। इंटरनेट पे हमें अलग अलग तरीके की चीजें दिखती हैं और उनसे हमारा साइकोलॉजी बिल्कुल उधर शिफ्ट हो जाती है। सो एक तरफ इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन लगाने की जरूरत है, बिकॉज उसके अलावा मैं कोई और सोल्यूशन दे नहीं सकता। इट इज वेरी इजी टू कंज्यूम दिस कंटेंट। आप आराम से देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपने अपने ऊपर अनुशासन नहीं रखा, नहीं लगाया, वो वही सिगरेट पीने की लत जैसा है कि अगर आपने खुद के ऊपर अनुशासन नहीं रखा, सिगरेट तो गली गली मिल रही है, अगर आप पीने लगे तो फिर वो एक ऐसी दलदल, ऐसी खाई है जिससे उभर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके कई सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, सोसाइटल इम्पैक्ट्स होते हैं, फिजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम शायद नहीं समझते। बट ये दोनों चीजें मुझे लगता है अगर साइड बाय साइड चलें तो शायद सोसाइटी में थोड़ा सा बेटरमेंट आ सकती है। और जैन डेटिंग साइट्स भी बहुत पॉपुलर है और सुनने में आता है, और सभी उम्र के लोगों के लिए जी, ये डेटिंग साइट्स अवेलेबल है। तो डेटिंग साइट थोड़ा बताएं कि डेटिंग साइट क्या होती है और किस प्रकार का सेल्फ डिसिप्लिन हमें इख्तियार करना चाहिए उन डेटिंग साइट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं। डेटिंग साइट्स वो होती हैं जहां पर आप एक सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, चाहे वो आई मीन डेटिंग, बिकॉज वो डेटिंग साइट्स होते हैं तो वहाँ ऑफकोर्स डेटिंग के लिए होता है, रिलेशनशिप के लिए होते हैं, शादियों के लिए होते हैं। लोग अपना कोई पार्टनर खोजने के लिए वहां पर जाते हैं। और अगेन वो भी खुला हुआ है, हर कोई उस पर अपनी प्रोफाइल बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, कोई और भी बना सकता है। लेकिन उसमें फ्रॉड होने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं, स्कोप इतना ज्यादा होता है कि बहुत सावधान रहना पड़ता है। एक फ्रेज भी आया था इंटरनेट पे कुछ वक्त पहले, कैट फिशिंग जिसे कहते थे। उसमें क्या होता है, कोई इंसान मामूली से दिखने वाला आदमी या एक और अपनी इमेज बना लेता है कि वो बहुत पैसे वाला है या बहुत अच्छा दिखने वाला है वगैरह वगैरह, और फिर वो आपको उन सब बातों की लालच देकर, एक झूठी जिंदगी दिखाकर आपसे प्यार का नाटक करता है, आपसे दोस्ती करता है। फिर उससे लोग पैसे निकालते हैं, लोग उससे अलग अलग तरीके के इंटीमेट या सेक्सुअल फेवर्स निकाल लेते हैं, मांग लेते हैं, जिनसे कि आप बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पे या रियल लाइफ में भी हर वो चीज जो आपको दिखे, टू गुड टू बी ट्रू लगे, उससे डरना चाहिए। चाहे वो कोई डेटिंग साइट हो, आप जैसे पहले हम लोग कहते थे किसी अनजान आदमी से मिलो नहीं, अब लिटरली डेटिंग साइट पे लोग वही करते हैं कि आप 2 बार 4 बार मैसेज एक्सचेंज करें, अब आप उनसे मिलने चले गए। तो मुझे लगता है बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, उनसे के साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनके साथ क्या फोटोज वीडियोस शेयर कर रहे हैं। बिकॉज हर वो चीज जो इंटरनेट पर है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है और सामने वाला आपका फायदा उठा सकता है, आपको बेवकूफ बना सकता है। सो ये जो फिल्टर हम रियल लाइफ में भी रखते हैं कि अगर रियल लाइफ में भी आप किसी के साथ बाहर जा रहे हैं तो ये फिल्टर आप तब भी रखते हैं। तो मुझे लगता है हर वो फिल्टर जो आप रियल लाइफ में रखते हैं, चाहे वो सामान खरीदते समय हो, किसी से दोस्ती करते समय हो, वही सेम फिल्टर अगर आप इंटरनेट पे लगाएं तो आप इस चीजों से सेफ रह सकते हैं। और जैन के आखिरी सवाल है, जी, और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डिजिटल मीडिया की जहां तक हमने बात करी
पर आज के दौर में हम देखें तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है, जी जी इंफॉर्मेशन है, स्किल्स हैं, शब्द मिलना मुश्किल है कि कितना फायदा है। और मुझे लगता है कंपनी, मतलब एक हमने कहा तो सही कि हम बहुत समय डिजिटल मीडिया पे लगाते हैं, पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे आयु वर्ग के लोगों के जी लिए, युवा के लिए, बड़ी आयु के लोगों के लिए एक साथी भी है, एक मित्र भी है। वो उसको एक नॉट ओनली कि वहां से वो जानकारी अख्तियार कर रहा है, पर उसके साथ साथ उसका अच्छा समय भी बीतता है, वो एक बेहतर इंसान भी बनता है। तो जी उस पक्ष पर भी डिजिटल मीडिया के आपकी टिप्पणी चाहेंगे? हाँ, मतलब हम लोग अक्सर डिजिटल मीडिया को की नेगेटिव्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिव्स इतने सारे हैं कि अगर हम उनको बात करने बैठे तो बात खत्म ही हो जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक्सेस टू अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। मैम, जब आप में आई एम अज्यूमिंग जब आप पढ़ाई कर रही होंगी, आपको एक एक किताब समझने के लिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता होगा। उसका एक फिक्स टाइमिंग थी, वो किताब उस लाइब्रेरी में है या नहीं है। और आज की जनरेशन के पास वो अनलिमिटेड वेल्थ है। मुझे अगर अभी अक्सर क्या होता है कि मुझे रैंडमली कोई बहुत ही क्यूरियस थॉट आ जाता है कि बिल्ली के कितने रिब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल। ये बहुत ही बेकार का थॉट है, लेकिन मैं इस पे भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ विद इन एन इंस्टेंट। कि अब जैसे एआई मॉडल्स आ गए, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसी चीजें आ गई हैं कि आप एक सेकंड में आप लिखे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में दोस्त बना सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप कोस्टा रिका में बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना इन्फिनाइट इसकी पॉसिबिलिटीज और इन्फिनाइट वो हैं कि हम इसको अगर लिखना शुरू भी करें या सोचना शुरू करें तो शायद समझ भी ना पाए। बट द बिगेस्ट फैक्टर दैट आई फाइंड इज कि इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा है। अब इस जनरेशन के पास कोई बहाना नहीं है कोई चीज को ना जानने का। आज जो चीज, और मेरे ख्याल से अगर एक जनरेशन पहले के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती तो ये दुनिया बहुत फर्क हो चुकी होती। बट हम उस अनलिमिटेड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की बजाय हम सोशल मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पॉर्न देखते हैं, ये सब करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उस वेल्थ को उसको एक्सप्लॉइट कीजिए जो आपको, आपका इंटरनेट बन गया, वर्ल्ड वाइड वेब एक बन गया है, जिससे आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं, उरुग्वे में बात कर सकते हैं, यूक्रेन की वीडियोस देख सकते हैं। इनका फायदा उठाएं, गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन फ्रॉम दिस थिंग, बिकॉज अब आपके पास अनइन्फॉर्म्ड होने का कोई बहाना नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इसको एज अ टूल इस्तेमाल करें। कोई भी चीज आपके क्यूरियस थॉट्स हो, कुछ भी चीज आपके दिमाग में आ रही हो, आप इंटरनेट पे पढ़ें, उसके बारे में अपने ओपिनियन फॉर्म करें। एक बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन अब आप बन सकते हैं मात्र 200 रुपए में। तो जैन, बहुत बहुत अच्छा लगा। समय कैसे बीत गया समझ जी नहीं आया, और सवाल तो इस विषय पर जितने भी पूछ लो वो कम है, पर क्योंकि समय की सीमा होती है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी को बताया, बहुत एंगेज किया। और अब हमारा इसके बाद ओपन सेशन रहेगा, जी तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने सवाल वो लिख के पूछे। और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, पर अगर आप, बेहतर रहेगा कि अपने सवाल आप खुद से पूछे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा अगला सेशन रहने वाला है वो 23 अगस्त, अगले सैटरडे को, निश्चय बुद्धि राजा वो सेशन लेंगे, और टॉपिक है उसका हाउ टू गेट ए गुड जॉब। और निश्चय खुद ब्लिंकिट में बहुत सीनियर डायरेक्टर है, और आईआईटी रुड़की और आईआईएम कोलकाता से वो क्वालिफाइड है। तो आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा कि हाउ टू गेट ए गुड जॉब। सो नाउ अभिषेक, ओवर टू यू। आप सब अपने अपने सवालों के साथ जैन से पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाए रखें। थैंक यू मैम। आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने सभी कैमरास को ओपन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड पर्पस के लिए साथ में एक फोटो ले सकें। सो थैंक यू, प्लीज ओपन योर कैमरास। थैंक यू। नाउ ये सेशन ओपन है, आप सभी अपने हिस्से के जो भी आपके जहन में सवाल आए हो आप वो पूछ सकते हैं। सो और आप सभी के ऊपर है, आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Good evening, sir. जी जी बोलिए, मनीष Sir, बताइए। my question is that जी as you have told in your discussion that one question
that we should promote like social issues. So many things are going on social issues, and nowadays we see mostly our sisters or our mother and everyone, they are not safe in, especially in India. So when we talk about this sex education, it should be, as you told, that it should be taught in our school life and also in college life. But sir, do you think that when we use our word sex, which we know the real meaning is male and female, then the person one who is listening, he, the reaction comes, oh ye bhaiya ne kya boli hai, didi ne. So sir, what should we do to change the mindset up of people and also our, because I believe that if we are not changing our mindset up, if we think she is my sister, I should respect her, but if we are not respecting the others, those who others, house of others, sisters, mothers, auntie, it is impossible to bring a change in society. So sir, what steps can we take as a student and also if we get job as a good citizen of India? Thank you, sir. थैंक यू फॉर सच अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, आई ऑलवेज से कि सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है. जब इंडिविजुअल्स चेंज होते हैं तब कम्युनिटी चेंज होती है, जब कम्युनिटी चेंज होती है तब सोसाइटी चेंज होती है. मैं समझता हूँ आजकल जो हमारा आप जैसे लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, वो बहुत सारा डिस्टिग्मेटाइज कर चुके हैं. अब उनके लिए ये वर्ड एक स्टिग्मा नहीं रह गया है. और स्टिग्मा कैसे खत्म होगा? जब हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे. टीचर्स कम उम्र से ही लोगों को बताना शुरू करेंगे चीजों के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एक जनरेशन पहले शायद ये सब बातें बिल्कुल ही नहीं होती थी. होना शुरू हुई हैं, और ये चेंज तभी होगा जब हम कम उम्र के टाइम से चीजों को नॉर्मल करना शुरू करेंगे कि इट विल बी नॉर्मल टू टॉक अबाउट दिस थिंग. और इस चीज के बारे में बात करना कुछ गंदी बात करने जैसा या कुछ गलत बात करने जैसा नहीं हो. जैसे आपने बोला कि लोग कहते हैं कि छी फलाने ने क्या बोल दिया, हो इसने क्या बोल दिया. तो जब हम शुरू से इस बारे में बात करेंगे, शुरू से इस चीज को नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, एक साइंटिफिक चीज की तरह ट्रीट करेंगे, तब ये चीजें खत्म हो जाएंगी. ये एक रात में नहीं हो सकता, ये एक साल में नहीं हो सकता. इसको, ये जनरेशनल चेंज है और ये जनरेशन बाय जनरेशन ही आएगा. तो मुझे लगता है कि अब हम, हमारे आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और हमारे घरों में, हमारे जनरेशन में ये चीज नॉर्मल होती चली जाएगी. तो टू आंसर योर क्वेश्चन सिंपली, The solution is in normalizing it, कि इसके बारे में बात करना कोई गलत बात करने जैसा नहीं है. Sir, one more question I have. Sir, today as we are living in an era of social media, so sir, when we talk on any important topics, so people, one who is want to discuss with, he or she, like little time they will discuss, and as they know this is serious topic or like it's something very different topic that they have interest, so sir they loses the interest and they move away from the, अरे छोड़ ना यार, कोई नहीं, अगली टॉपिक पे हम बात करते हैं. तो सर, how can we motivate a people to engage in positive discussion? I mean, I can't talk about people in general. मतलब वो इंटरेस्ट की बात है. अगर आप और मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है, आई विल मूव ऑन. सो आई थिंक, बिकॉज देखिए, इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, इतनी सारी चीजें हैं बातें करने को, डिस्कस करने को. शायद मेरा और आपका एक चीज में मन ना लगे, मे बी वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड पीपल डोंट वांट टू एंगेज इन अ डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन. और मुझे लगता है दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन दैट वी आर डूइंग. तो अगर कोई इंसान इजराइल के बारे में बात करना चाहता है, कोई आदमी फुटबॉल के बारे में बात करना चाहता है, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. कि मैं शायद 1 घंटा आपके साथ क्रिकेट पे बात कर सकता हूँ, शायद अभिषेक आपके साथ 10 मिनट भी बात ना कर पाए, क्रिकेट पे उनका इंटरेस्ट ना हो. तो आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. यू कांट inculcate that, या you can't build that forcefully with somebody. Thank you, sir. Thank you. Kajal has raised hand. Kajal, you may ask your question. Yes, sir. Good evening to all. Good जी evening, sir. जी काजल जी. सर मेरे को ये जानना है कि 1% यदि मतलब इस प्रॉब्लम में फंसते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि क्या कहते हैं, डिजिटल की वजह से कई बार ये सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ये कुछ भी हो जाता है, जी तो जी. फिर ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो इससे निकलने का क्या हो सर? मैम, आई थिंक मैम भी बता पाएंगी इसके बारे में. हाँ,
ये मैं भी ये सोच रही थी कि जी जैन की इसका जवाब तो काजल जैन आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज नहीं, कहिए। आई मीन आई वुड लुक एट यू बिकॉज आई नो हाँ साइबर सेल्स हैं और काजल, ये साइबर तो क्राइम है। अब अगर इस तरह की कोई हैरेसमेंट होती है या कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, तो उस वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो कोई भी अगर अपराध घटित होता है, वो फिजिकल अपराध हो रहा है या वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपराध हो रहा है, तो वो अपराध है। और किसी भी अपराध का जो हमारी आज व्यवस्था है, जो रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पुलिस उसका संज्ञान लेती है, कॉग्निजेंस लेती है, और फिर उस अपराध के ऊपर कार्रवाई की जाती है, कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, जो अपराधी है, जो मुलजिम है, उसको अरेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उस तरह से अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उसकी जानकारी देनी चाहिए। और जैसे अगर आज आप बात कर रही हैं, तो मैं खुद अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा जिसको लगता है कि कोई उसके साथ नाजायज कर रहा है, उसको वो स्टॉक कर रहा है, उसको पीछे पीछे कमेंट डालता है या उसका पीछा करता है या कुछ ऐसे वल्गर और ऑब्सीन कमेंट डालता है, कुछ मैसेजेस भेजता है, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर मुझे मैसेज भेजिए, और मैं आपकी उस शिकायत को आगे, लॉजिकल कंक्लूजन है कि पुलिस तक ले जाने में मदद करूंगी। ये मैं सभी को यहाँ पर ऑफर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ। मैम जैसे हमें तो मतलब हम आपसे फ्रैंक हैं, हम आपको बता देंगे और आप सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन आपने जैसे बताया कि मतलब उसकी नहीं काजल, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। मैं से मेरा मतलब, किसी को भी अगर ऐसी शिकायत है तो उस शिकायत को लिखेगा, मतलब लिखेगा यस मैम, शिकायत में। मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। मैम हम्म मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि कोई भी मतलब नहीं आपके तक पहुंच पाए, देन उनको अपनी ये बात बतानी बेइज्जती लगे, यहाँ तक मतलब केस वगैरह करना, पुलिस तक को बताना, ये सब तक ना कर पाए और वो सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर मामले में ये होता है, तो उस सिचुएशन में मैम कोई और उपाय नहीं, हो सकता है? उपाय तो उसका ये है, देखो जहां पे अपराध हुआ है तो उसका आप जब तक उसको बाहर लाएंगे नहीं, तो उसका समाधान तो हो नहीं पाएगा। अब उसने खुद से बना लिया, सुसाइड कर लिया, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई भी समाधान तब निकाल सकता है जब अपनी शिकायत को आप बाहर लाते हो। तो कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है, मैं नहीं हूं, पर सभी के पास वो एक सुविधा उपलब्ध है कि आप उस शिकायत को लिखिए, उसमें शिकायत कर अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी दीजिए, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जिस फोन नंबर से आपको कमेंट आते हैं, उन फोन नंबर का हवाला दीजिए, उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट खींचिए, उसका रिकॉर्ड रखिए। इस तरह से सारी चीजों का जितना भी आपके पास रिकॉर्ड हो सकता है, उसको ले जाकर आपके आसपास कोई भी पुलिस पोस्ट होगा, कोई भी पुलिस थाना होगा, उसमें जाके एक लिखित शिकायत दीजिए। और यही सब करते हैं, कोई सबके पास कोई वकील उपलब्ध रहता है ऐसा नहीं, पर सारा समाज जो जो जितना भी अपराधों का संज्ञान लिया जाता है, वो इसी प्रकार लिया जाता है कि जो विक्टिम होता है वो खुद अपने तरफ से पहल करता है और थाने में जाकर शिकायत करता है। मैम एक मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जैन के लिए, हाँ पूछो फरत। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम फरहत। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे क्या होता है कि आजकल जैसा आपने बताया कि एक इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है सोशल मीडिया, तो कि हम अडिक्टेड होते चले जाते हैं। जी तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम जो एडिक्शन हमारा जा रहा है कंटिन्यू है उसको ब्रेक कर दें? उसको हम्म ब्रेक करने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे वो हम उसी वक्त उसको ब्रेक करके अपने अपने आप को उधर से मूव करके दूसरी तरफ आ जाए, वो उस कंटेंट की तरफ आ जाए जो हमारे कोर्स से, हमारे करियर से रिलेटेड हो? हम्म देखिए ऐसा क्या कर सकते देखिए एक हैं? सिंपल साइकोलॉजिकल चीज है, वो सिमुलेशन पे काम करता है कि हम क्यों देखते हैं कंटेंट, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि कोई हमें जबरदस्ती बिठाकर डंडा मार के दिखा रहा है कि देखो यूट्यूब, देखो इंस्टाग्राम। हम दिन भर उसे घंटों इसीलिए देखते रहते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मजा आता है। और जिस दिन हम वो मजा और चीजों में खोजने लग गए, अपने आप डी एडिक्शन हो जाता है। जैसे मैं अपना बात बताऊं, मैं भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखता था और अभी भी घंटों घंटों देखता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने संडे को क्रिकेट खेलने का शुरू करा अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे वो 3-4 घंटे उधर बीत जाते हैं और मुझे एक सिमुलेशन मिल जाता है। मतलब मैं वहां खुश रहता हूँ, मैं वहां इंजॉय करता हूँ। तो जो भी चीज आपको पसंद हो, चाहे वो खेलना पसंद हो, खाना बनाना पसंद हो, घूमना फिरना पसंद हो, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम इंटरनेट पे कोई हमें मार पीट के तो वीडियो नहीं दिखाता है, हम देखते हैं क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है। जब हम बाकी चीजों में मजा खोजने लगे और हमें इंटरनेट से ज्यादा मजा कुछ और करने में आने लगे, इंसान वही कर लेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारा खेल अपने आप को एंटरटेन रखने का है।
तो मेरी राय होती है कि ऐसी जगहें, ऐसे एवेन्यूज खोजें अपने अंदर, झांक के, जहां आपको मजा आता हो, जो चीज़ आप इंजॉय करते हो, जिस चीज में आप घंटों घंटों बिता जाए, आपको टाइम पता ना चले। ऐसी चीजों से आप अपने आप सोशल मीडिया से और बाकी की चीजों से दूर होते चले जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐप आती हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को लॉक कर सकती हैं। बट मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीम कदम होता है। सिंपल सोल्यूशन है कि बाकी चीजों में एंजॉयमेंट खोजिए जब आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो, कुछ ना किसी को ना किसी को शौक होता है। जब वहां एंजॉयमेंट मिलने लगेगी तो अपने आप धीरे धीरे यहाँ से मन बहलना शुरू हो जाता है। एक जैन कमेंट में क्वेश्चन है सीए ममता श्रेष्ठा का। वो कह रही है कि सर व्हाट कैन बी डेली हैबिट्स which हाँ can reduce our unnecessary time in screen. I think you have हाँ already answered that. फिर या ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ था, अगर हाँ थोड़ा मतलब सा और आप कुछ कहना चाहें इसमें फर्दर। एक सेकंड, आई वाज जस्ट रिस्पोंडिंग टू समथिंग। What can be the daily habits? Again, daily habits could be that you create a certain schedule that while you are doing something, you'll not touch on something. For example, I am also sometime addicted towards watching this thing while I'm working also. So मैं क्या करता हूँ, मैं यूजली अगर अपने कंप्यूटर पर बैठा हूँ, मैं फोन कहीं और रख के आ जाता हूँ कि मुझे इजीली फोन का एक्सेस ना मिले, कि मैं लैपटॉप पे काम करते करते एकदम से मैसेज ना देख लूँ या कुछ उठा के देखने ना लगूँ। तो मैं ऐसे अपने आप को थोड़ा सा ट्यून करता हूँ। और फिर मैं जैसे अपने आप को टाइम दे देता हूँ कि मैं 30 मिनट काम करके ही फोन उठाऊंगा। तो मेरा कितना भी मन करता है, मुझे होता है कि नहीं वो 30 मिनट कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बर्स्ट ऑफ फोकस हम लोग करना पड़ता है। अपने आप को फिजिकली डिस्टेंस करना पड़ता है चीजों से, कि अब फोन दूर है तो अब मैसेज आया भी तो आप फट से उठ के जवाब नहीं दे दोगे। या फिर अगेन स्क्रीन लॉक कर लीजिए, ऐप लॉक कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए कि वो बार बार आपको नोटिफाई ना करता रहे कि आप नया मैसेज आया, आप कुछ आया। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड फील फ्री टू टर्न ऑफ द इंटरनेट समटाइम्स। आई फील कि हम इतना कनेक्टेड रह गए कि हम पहले मोबाइल डेटा बंद कर देते थे या फोन बंद कर देते थे। अब हमको लगता है कि अरे फोन आ रहा है तो जवाब देना जरूरी है, मैसेज आया है तो देखना जरूरी है। तो ये थोड़े थोड़े साइकोलॉजिकल शिफ्ट कर सकते हैं और उससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो गूगल है, यूट्यूब है, वो ज़्यादातर फॉरेन मतलब अपना हमारे देश का नहीं है। जी और अगर वो चाहें तो वो लोग यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं उनके बीच में हेट रेट को फैलाने के लिए, तो हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से ग्रो ना कर पाएँ, हमारे डेवलपमेंट को कहीं न कहीं हानि पहुँचाने के लिए, क्या वो इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं जिससे हेट रेट बढ़े? हाँ, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है कि ऐसा कर सकते हैं। और इन द पास्ट कई बार ऐसे इल्ज़ाम भी लगे हैं कि ऐसा हुआ है। कुछ सोशल इम्पैक्ट लाने के लिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट लाने के ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। ऑफ कोर्स ये कभी प्रूव नहीं हुआ किसी कोर्ट में, तो वी कैन नॉट से कि फॉर सर्टेन की हुआ है या नहीं हुआ है। बट ऑफ कोर्स ऐसा किया जा सकता है। और आप कई बार नोटिस भी करते हैं, कई बार सडनली एक चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें होने लगती हैं, बहुत सारे वीडियोज आने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब इसमें मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज एब्सोल्युटली देयर, ऐसा किया जा सकता है। और जैन अभिषेक ने कमेंट में ही क्वेश्चन जी, पूछा मैं है, वही देख रहा सर हूँ। डू यू थिंक सोशल मीडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस, एंजाइटी और a comparison culture among young people? Question mark. Yes, to a very simple answer is yes, it is doing that. और बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये कि आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी कई फैक्टर्स की वजह से आ रही है। बट एक फैक्टर तो ये है, बिकॉज आप दुनिया में इतना सब कुछ अच्छा होते हुए देखते हो कि कहीं कोई थाईलैंड में घूम रहा है, कहीं कोई फलानी जगह जा रहा है, कोई ढमकानी चीज खा रहा है। तो आपको लगता है कि यार मैं भी ये सब करूं, और वो एक कंपैरिजन कल्चर इन्फिनाइटली आ जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे कल्चर्स में कोई करिकुलम है नहीं मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग को देखने का। तो मुझे लगता है डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ से हम सोशल मीडिया कंज्यूम करके बहुत ज्यादा अपने आप को एक अलग जोन में ले जाते हैं, और हमें उससे निकालने के लिए कोई मेथड है ही नहीं। जैसे बहुत से मैं फॉरेन कंट्रीज में सुनता हूँ कि बच्चों का ऑफ टाइम होता है या डाउन टाइम होता है, जहाँ पर स्कूल्स में अगर दे आर नॉट फीलिंग मेंटली फाइन, वो एक
काउंसलर के पास जा सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। हमारे यहाँ भी वो सिस्टम बहुत लार्ज स्केल पे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और शायद हमारे पास, हमारे घरों में, हमारी फैमिली में, स्कूलों में वो मैकेनिज्म नहीं है नई प्रॉब्लम से जूझने का। आज से एक जनरेशन पहले शायद एंजाइटी नहीं होती थी बच्चों को। इट वॉज नॉट बिकॉज दे डिड नॉट नो कि एंजाइटी नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट जेन्युइनली लाइफ आसान थी, चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। अब हो रही हैं, आने वाले 10 सालों में और ज्यादा होंगी, 20 साल में और ज्यादा होंगी। तो हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो कि इस स्ट्रेस, एंजाइटी, इस कंपैरिजन कल्चर को टैकल भी कर सके। खाली स्विच ऑफ कर देने से या बच्चों को मोबाइल से या इंटरनेट से हटा देने से एक सोल्यूशन नहीं है। So thank you, sir, for answering my question. And any other, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. So I think there are no more questions. So thank you, sir, for answering each and every questions and calm downing our curiosity about the session. And now like to invite Anushka Nair ji for the vote of thanks. Over to you, please. Anushka Nair, आप मुझे सुन पा रहे हैं? I think she's not listening. Anushka is there. Yes, ma'am, she's there. I think maybe some connectivity issue. Acha. So I do the vote of thanks. On behalf of Section of the Society, I, Abhishek, extend my heartfelt gratitude to everyone present here today. I extend my heartfelt thanks to Mr. Jan Angar for joining us today and sharing his valuable insights on digital media discipline. Your experience and perspective have given us a clear understanding of how creativity, responsibility, and discipline shape the digital space. We are truly grateful for your time, effort, and commitment, and we look forward to learning more from your journey in the future. To our enthusiastic students, thank you for your active participation, your thoughtful questions, and energetic involvement transform the session into a dynamic learning experience. We are excited to see the same energy in our future programs. A very special thanks to Ms. Jyotika Kalra, President of Section of the Society, for joining us today. Your thought-provoking questions and unwavering dedication ensured the smooth flow of the session and elevated its quality, keeping all the participants thoroughly engaged. As we close, I wish each of you good night. Thank you for your contributing to success of today's session. And रिक्वेस्ट, अगर आपको सेशन पसंद आया हो और आप इसे चाहते हो कि हम ज्यादा लोग उस तक पहुंचे और इस सेशन वो भी देख पाए, सो प्लीज इसको आप अपने ग्रुप्स में, अपने ले जाने लोगों के साथ शेयर कीजिए. ये सेशन आपको जल्दी कल आपको यूट्यूब पे हमारे मिल जाएगा, हमारे सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे. सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच. जैन, एक क्वेश्चन रह गया जी. आशिक बाबू पूछ रहे हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो मेरे से भी रह गया था, कि साइबर क्राइम के लोगों के पास डेटा पहुंचता कैसे है? वो कॉल करते हैं, ऑनलाइन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो उनके पास डेटा कैसे पहुंचता है? एक सवाल आशिक बाबू का. देखिए, ये तो मुझे लगता है किसी को नहीं पता कैसे पहुंचता है, अच्छा. लेकिन डेटा ब्रीच बहुत कॉमन होता है. आप जब भी आप कोई, मान लीजिए आप कहीं साइन अप करते हैं या कहीं फॉर्म में आप अपना नाम, एड्रेस लिख देते हैं और डेटा ब्रीच हो जाता है. कई कॉल सेंटर से जो आपको फोन आ रहे हैं वहां से डेटा ब्रीच हो जाता है, कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे वहां लोग ही काम कर रहे हैं. एयरटेल के या वोडाफोन के या किसी भी जगह पर कोई जो आदमी बैठा हुआ, वो डेटा ब्रीच कर सकता है. आपका फोटो खींच के नाम नंबर का आपको भेज सकता है. उनके पास सारा डेटा होता है. सो डेटा सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी एक बहुत बड़ा मिथ मुझे लगता है. आपका डेटा, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम पब्लिक स्फीयर में है, तो कोई गलत काम मत कीजिएगा, पकड़े जाएंगे आप लोग. ठीक है. So thank you very much. Thank you so much. Good night, See you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you. Bye bye. Thank you everyone for joining us today, and you can leave the session now. So good night to all of you.